पढ़ते हैं एक्यूट सॉरी ऑटोसोमल डोमिनेंट पीकेडी। ऑटोसोमल डोमिनेंट पीकेडी का मतलब ये है कि आपको ऑटोसोमल कोई डिजीज होगी जिसकी वजह से आपको क्या होगा, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होगी। तो इस डिजीज को हम देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें आपने क्या क्या चीजें करनी है। तो सबसे पहले इट इज मोस्ट कॉमन काज, सबसे पहले जो इसमें है कि ये मोस्ट कॉमन काज है किसकी, पीकेडी की। जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है उसकी क्या है, इट इज मोस्ट कॉमन काज, और ये क्या होती है, जेनेटिक होती है। जेनेटिक कैसी होती है, ये होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। ऑटोसोमल डोमिनेंट का क्या मतलब है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब है कि हमारी ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे होगी और ये डोमिनेंट रेट है कि अगर डोमिनेंट अलील आएगा तो ये होगी, वरना ये नहीं होगी। तो खैर हम इसको पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, लेकिन आपने सिर्फ इसमें याद रखना है कि इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड इट इज मोस्ट कॉमन काज। ठीक है, इट इज मोस्ट कॉमन काज एंड इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसमें क्या होगा, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसमें काफी ज्यादा न्यूमरस सिस्ट बनेंगे। ठीक है, न्यूमरस सिस्ट बनेंगे इन इन कॉर्टेक्स। ठीक है, इन कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। जो आपका मेड्यूला और कॉर्टेक्स होता है किडनी का, उसमें आपको क्या मिलेंगे, आपको बहुत ज्यादा सिस्ट मिलेंगे। अब सिस्ट क्या होता है, तो सिस्ट में आपने याद रखना है कि ये क्या है, इट इज पैकेट। ठीक है, ये एक पैकेट की तरह एक क्लोज कैविटी है जिसमें क्या आता है, फ्लूइड होता है, जिसमें क्या आता है, फ्लूइड होता है। फर्ज करें कि ये क्या है, कोई चीज है, और ये क्या है, उसमें एक मतलब कोई कैविटी है, क्लोज्ड कैविटी है, क्लोज्ड पैकेट है। अगर इसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिस्ट कहते हैं। ठीक है, बाकी इसमें डर्माटोलॉजी में उसकी डिटेल पढ़ेंगे कि कितने साइज का होता है और ये क्या होता है। तो फिलहाल सिर्फ आपने ये याद रखना है कि आपकी जो किडनी होती है उसमें जो कॉर्टेक्स और जो मेड्यूला होता है, इसमें सिस्ट बहुत ज्यादा बनते हैं। इसमें क्या होता है, सिस्ट बहुत ज्यादा बनते हैं। और क्या होता है, बाइलेटरल इनलार्ज किडनी, बाइलेटरल इनलार्ज किडनी, कि जो आपकी किडनी होंगी, दोनों जो किडनियां होंगी वो क्या होंगी, बाइलेटरल होंगी। बाइलेटरल इनलार्ज होंगी, मतलब कि वो बड़ी बड़ी होंगी, इनलार्ज किडनी होंगी। ठीक है, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे है जी आपकी इसकी पैथोजेनेसिस। कि इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, कि ये क्यों होता है। तो पैथोजेनेसिस में उसने ये लिखा हुआ है कि पैथोजेनेसिस में आपने क्या याद रखना है कि इसमें जो म्यूटेशन होती है, इसमें एक जीन होता है जिसको हम कहते हैं PKD1। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, PKD1। और ये कितनी होती है, 85% होती है। ठीक है, 85% चांसेस है कि PKD1 खराब हो जाए, या फिर क्या होता है, PKD2। ठीक है, PKD2 कितने परसेंट चांसेस होते हैं, 15% चांसेस होते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि जब इन चीजों की म्यूटेशन होती है, इन दोनों जीन्स की क्या होती है, म्यूटेशन होती है, तो इससे क्या होता है, हमारे जो ट्यूबुलर सेल्स हैं, जो आपके ट्यूबुलर सेल की क्या हो जाती है, ट्यूबुलर सेल की क्या हो जाती है, प्रोलिफरेशन। जो हमारे ट्यूबुलर सेल्स थे, चूंकि इन जीन की म्यूटेशन हो चुकी है, इनको रोकने वाला कोई नहीं है, तो जो ट्यूबुलर सेल है ये क्या है, ये प्रोलिफरेट कर जाते हैं, ये एक्स्ट्रा प्रोलिफरेट कर जाते हैं। जब ये प्रोलिफरेट करते हैं और ये क्या करते हैं, और इसके साथ से क्या करते हैं, फ्लूइड को स्क्रीट करते हैं। फ्लूइड को क्या करते हैं, स्क्रीट करते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि इन दोनों की वजह से हमें क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, हमारी किडनी में बहुत ज्यादा सिस्ट बन जाते हैं। बहुत ज्यादा क्या बन जाते हैं, सिस्ट बन जाते हैं। इसको हम कहते हैं PKD, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। अब अगर क्या हो, अगर ये बर्थ पे हो, मतलब कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, और अगर आपको बर्थ पे क्या क्या चीजें मिलेंगी, जो अगर एक बच्चे को PKD है, ऑटोसोमल डोमिनेंट वाली, तो जब वो पैदा होगा तो उसको क्या होगा, जब वो पैदा होगा तो उसको क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक सिस्ट प्रेजेंट दैट बिकम्स लार्ज। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक सिस्ट होंगे, मतलब कि वो बहुत छोटे छोटे उसमें क्या होंगे, सिस्ट होंगे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसकी किडनी में क्या होंगे, जो सिस्ट होंगे वो लार्ज हो जाएंगे। तो सिस्ट क्या हो जाएंगे, लार्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो जब वो बच्चा पैदा होगा तो छोटे सिस्ट होंगे, बट आहिस्ता आहिस्ता वो सिस्ट क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। उसके अलावा इसमें और क्या है, इनलार्ज सिस्ट कंप्रेस रीनल पैरेन्काइमा काजिंग एट्रोफी एंड फिब्रोसिस। देखो, जब बच्चा पैदा हुआ तो उसमें माइक्रोस्कोपिक सिस्ट थे, वो बिल्कुल छोटे छोटे सिस्ट थे, हमें उसकी कोई खास सिम्टम नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसके जो लार्ज सिस्ट होंगे वो क्या करेंगे, इट विल कंप्रेस, ये क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे किसको, पैरेनकाइमा को, जो हमारा फंक्शनल टिश्यू है किसका, किडनी का। तो जब पैरेनकाइमा क्या होगा, हमारा पैरेनकाइमा क्या होगा, कंप्रेस होगा, तो उससे क्या होगा, पैरेनकाइमा कंप्रेस होगा तो उससे क्या होगा, एक तो रीनल एट्रोफी है, जो किडनी है उसकी क्या हो जाएगी, एट्रोफी हो जाएगी। उसकी क्या हो जाएगी, एट्रोफी हो जाएगी। और उसका क्या हो जाएगा, फिब्रोसिस हो जाएगी। उसकी क्या हो जाएगी, फिब्रोसिस हो जाएगी। और क्या हो जाएगी, एट्रोफी हो जाएगी। इसके अलावा इसमें क्या, बस यही है। इसके अलावा इसकी क्लिनिकल पिक्चर ये लिखी हुई है कि इसमें जो क्लिनिकल पिक्चर है वो ये है कि इसमें क्या होगा, आपको फ्लैंक पेन मिलेगी। जो मरीज होगा उसका जो कमर है, कमर का नीचे वाला हिस्सा, उसमें पेन होगी, फ्लैंक रीजन में क्या होगी, पेन होगी। उसके अलावा ड्यू टू, ये क्यों होगी, इट इज ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ रीनल कैप्सूल। ये थोड़ी सी समझ लें बात, इट इज ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ रीनल कैप्सूल। अब आपसे मेरा एक ये सवाल बनता है, क्योंकि अब आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, सिर्फ मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि आपकी किडनी में तो कोई नर्व ही नहीं होती, आपकी किडनी में तो कोई ऐसी नर्व ही नहीं होती, तो फिर हमें फ्लैंक पेन क्यों हो रही होती है। तो इसका आंसर ये है कि फर्ज करें
फर्ज करें ये आपकी किडनी है, ठीक है, ये आपकी क्या है, किडनी है, फर्ज करें ये किडनी है, और किडनी किस में पैक होती है, रीनल कैप्सूल में, ठीक है, इसके इर्द गिर्द क्या होता है, रीनल कैप्सूल होता है। तो आपने क्या याद रखना है, जो रीनल कैप्सूल होता है, जो रीनल कैप्सूल होता है इसमें नर्व्स होती हैं, ठीक है, जो रीनल कैप्सूल होता है इसमें नर्व्स होती हैं, और जो हमारा उसका जो किडनी का इर्द गिर्द टिश्यूज होते हैं उसमें नर्व्स होती है। तो जैसे ही कोई किडनी में कोई मसला आता है तो क्या आता है, जो रीनल कैप्सूल में नर्व्स होती हैं इनकी वजह से हमें पेन होती है। तो आपने याद रखना है कि किडनी में कोई पेन नर्व नहीं होती, तो उसमें कोई नर्व ही नहीं होती, तो उसमें पेन हमें क्या कैसे होती है, तो इट इज ड्यू टू नर्व्स इन रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल में जो नर्व्स होती हैं उनकी वजह से हमें क्या होती है, पेन होती है। तो फ्लैंक पेन ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ रीनल कैप्सूल, कि एक तो हमारा जो रीनल कैप्सूल होता है वो स्ट्रेच करता है। स्ट्रेच कैसे करता है, कि हमारा जो सिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो इस रीनल कैप्सूल पे जोर डालते हैं, जिससे क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है हमारा रीनल कैप्सूल, और उसे क्या होता है, फ्लैंक पेन होती है। उसके अलावा आपने और क्या याद रखना है, और आपने इसमें बस यही बातें याद रखी, फ्लैंक पेन ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ रीनल कैप्सूल एंड डायलेशन ऑफ सिस्ट। हिमाचूरिया इसमें आपको मिलेगा, ठीक है, जो मरीज होगा उसको क्या होगा, हिमाचूरिया, उसके ब्लड में, उसके यूरिन में क्या आ रहा होगा, ब्लड आ रहा होगा, हिमाचूरिया, ठीक है, हिमाचूरिया, उसको क्या होगा, हिमाचूरिया होगा। और क्या होगा, उसको हाइपरटेंशन होगी। हाइपरटेंशन क्यों होगी, क्योंकि उसमें रेनिन ज्यादा है। रेनिन क्यों ज्यादा है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जब हमारे किडनी में ब्लड जीएफआर वगैरह कम होगी तो उससे रेनिन ज्यादा हो जाता है, तो हाइपरटेंशन होगी। और इसमें क्या होगा, उसमें यूटीआई के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। और इसमें क्या होगा, रीनल फेलियर, ठीक है, आरएफ का मतलब है रीनल फेलियर, कि उसके जो किडनी है वो खराब भी हो सकती है। उसके अलावा है कि रीनल सिस्ट कैन बी सीन ऑन 3 and 4th डेकेड, कि ये जो आपकी रीनल सिस्ट है ना, ये वही मैं बात दोबारा आ जाती है कि जब बच्चा पैदा होगा तो जो उसके सिस्ट हैं वो छोटे छोटे होंगे, माइक्रोस्कोपिक होंगे, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसके साथ साथ उसके सिस्ट भी बड़े हो जाएंगे। तो हमें वो ये बताना चाह रहा है कि जब बच्चा किस में होगा, अपनी 30s की एज में होगा, मतलब 31 32 33, या फिर अपनी 40s की एज में होगा, 41 42 43, तो इन एजेस में क्या होगा कि ये हमें सिम्टम्स आएंगे, सिस्ट में सिम्टम्स आएंगे। और मोस्टली हमें जो ये सिस्ट मिलते हैं ये कब मिलते हैं, 30s और 40s की एज में मिलते हैं, 3rd और 4th डेकेड में मिलते हैं। इसके अलावा इसने ये लिखा हुआ है कि इसकी डेथ, इसकी डेथ क्या है, कॉम्प्लिकेशन है, मतलब कि अगर आप ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज को ठीक नहीं ना करोगे तो जो मरीज होगा उसकी डेथ भी हो सकती है। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, सीधी मौत ही है। उसके बाद उसने क्या लिखा हुआ है, उसके बाद है जी इसमें इसकी कॉम्प्लिकेशन में डेथ आता है, और इसमें क्या आता है, रेनिन प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, इसमें क्या होती है, रेनिन हमारा ज्यादा हो जाता है। उसके अलावा इसमें हाँ इसकी और कॉम्प्लिकेशंस क्या लिखी हुई है, बैरी एनोरिज्म, तो ये मैं आपको सीरियस में पढ़ा चुका हूँ कि एनोरिज्म क्या होता है, और ये बैरी एनोरिज्म क्या होता है, ठीक है, और ये इसका सीएनएस का टॉपिक है, बैरी एनोरिज्म। बैरी एनोरिज्म, उसके अलावा आपको क्या हो सकता है, मिट्रल वेल्व प्रोलैप्स, मिट्रल वेल्व प्रोलैप्स। उसके अलावा आपको क्या हो सकता है, बिनाइन, ठीक है, बिनाइन हिपैटिक सिस्ट, बिनाइन हिपैटिक सिस्ट, ये मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि आपको लिवर के सिस्ट भी इसके साथ मिलते हैं, और वो क्यों मिलते हैं उसको हम बाद में बात करते हैं, हिपैटिक सिस्ट। उसके अलावा आपको क्या हो सकता है, डायवर्टिकुलोसिस। तो ये उसकी सारी क्या है, कॉम्प्लिकेशन है, ये इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि इस जब भी आपको होगा ADPKD, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, तो जब बच्चा पैदा होगा तो हमें वो एसिम्प्टोमेटिक मिलेगा, उसमें बहुत छोटे छोटे सिस्ट होंगे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा, जब अपने 30s और 40s की एज में जाएगा, तो क्या होगा कि उसमें सिस्ट उसके बड़े बड़े हो जाएंगे और उसको सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, डेथ है, बैरी एन्यूरिज्म है, मिटल वेल प्रोलैप्स है, और बाकी सारी चीजें आपने बुक से पढ़ लेनी है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। इसको हम ट्रीटमेंट के लिए क्या देंगे, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम देंगे एस इनहिबिटर, ठीक है, इसके हम ट्रीटमेंट के लिए क्या देंगे, एस इनहिबिटर देंगे। एस इनहिबिटर के साथ हम और क्या दे सकते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर दे सकते हैं। अब आपने चीज क्या याद रखनी है, जो आपने इसमें याद रखने वाली बात है वो ये है, जो मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ, और बल्कि हाँ ग्रीन से लिख देता हूँ, कि जो अगर आपको क्या हो कि सिस्ट मिले किडनी में, ठीक है, अगर आपको क्या हो, सिस्ट मिले किडनी में, सिस्ट इन किडनी, ठीक है, गुर्दों में क्या मिल रहे हैं, हमें सिस्ट मिल रहे हैं, इसके साथ हमें क्या मिल रहे हैं, लिवर में भी सिस्ट मिल रहे हैं, इसके साथ हमें लिवर में भी सिस्ट मिल रहे हैं, प्लस अगर ब्रेन भी इन्वॉल्व हो रहा है, अगर उसमें ब्रेन भी इन्वॉल्व है, ब्रेन की भी कॉम्प्लिकेशन आ रही है, लिवर में भी सिस्ट मिल रहे हैं और किडनी में भी सिस्ट मिल रहे हैं, तो आपका ये डायग्नोज कंफर्म हो जाता है कि ये डायग्नोज किसका है, इट इज डायग्नोसिस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ठीक है। तो ये डायग्नोज कंफर्म हो जाता है अगर आपको किडनी में भी सिस्ट मिले, लिवर में भी सिस्ट मिले, और उसके साथ ब्रेन भी इन्वॉल्व हो। ठीक हो गया। इसका ट्रीटमेंट क्या है, एस इनहिबिटर है और अरब है, ताकि हम अपनी हाइपरटेंशन को कंट्रोल में कर सकें। उसके बाद आगे जो डिजीज है, डेट इज योर ARPK, ठीक है, ARPKD, ठीक है, ARPKD, ARPKD का क्या मतलब है,
ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। इसमें आपने क्या याद रखना है, सिस्टिक डायलेशन ऑफ सिस्टिक, इसमें क्या होगा, सिस्टिक डायलेशन ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ठीक है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो हैं, अगर उनकी क्या हो जाए, उनमें सिस्ट बने और वो डायलेट कर जाए, सिस्टिक डायलेशन क्या हो जाए, किनकी हो जाए, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स की, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। और ये कब हमें मिलती है, ये हमें मिलती है ऑफन सीन इन इन्फेंसी। ये हमें जब जब बच्चा इन्फेंट होता है तो तब हमें ये मिलती है ऑफन। और एसोसिएटेड विद कंजेनाइटल हिपैटिक फिब्रोसिस, इसमें हमें हिपैटिक में सिस्ट नहीं मिलते। ये जो रिसेसिव डिजीज है, इसमें हमें क्या मिलता है, जो हमारा लीवर होता है उसकी फिब्रोसिस मिलती है, हिपैटिक फिब्रोसिस। ठीक है, तो अगर आपको लीवर में सिस्ट मिलती हैं और किडनी में भी सिस्ट मिलती हैं और उसके साथ ब्रेन भी इन्वॉल्व है, तो आपने कहना ऑटोसोमल डोमिनेंट। लेकिन अगर आपको लिवर के साथ फिब्रोसिस मिलती है और उसके साथ आपको क्या मिलती है, सिस्टिक डायलेशन ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स मिलती है, तो आपने क्या कहना है, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। उसके बाद उसने ये लिखा हुआ है कि अगर इन यूट्रो, अगर जो बच्चा है, अगर वो माँ के जब पेट में होगा, इन यूट्रो, ठीक है, इन यूट्रो, अगर वो इन यूट्रो है तो अगर उसको उसका रीनल फेल हो जाता है, मतलब अगर इन यूट्रो उसको ये मसला होता है, अगर उसके जब वो माँ के पेट में है, अगर तब उसकी सिस्टिक डायलेशन ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती है, तो उसका जो किडनी होगी वो फेल हो जाएगी, उसकी जो किडनी होगी वो फेल हो जाएगी। उसकी किडनी फेल होने की वजह से उसको क्या होगा, पोर्टर सीक्वेंस। और पोर्टर सीक्वेंस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बड़ी डिटेल में कि पोर्टर सीक्वेंस क्या होता है। पोर्टर सीक्वेंस क्यों होगा, क्योंकि उसमें ओलिगोहाइड्रोमिनेस हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि कंसर्न आफ्टर बर्थ, कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद हमें क्या क्या चीजें उसकी ठीक करनी पड़ती हैं। तो एक तो उसको हाइपरटेंशन होगी, क्योंकि उसकी किडनी में क्या है, सिस्ट है, उसकी जेएफआर वगैरह कम होगी, तो उससे हमें उससे रेनिन ज्यादा होगा, उससे हाइपरटेंशन होगी। और क्या होगा, प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर। ये जो मरीज होता है, इसकी आहिस्ता आहिस्ता किडनी फेल हो रही होती है, प्रोग्रेसिव। ठीक है, प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर, ठीक है, रीनल प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर। और इसके अलावा क्या होगा, पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन आपको समझ आ गई होगी क्यों होगा, पोर्टल हाइपरटेंशन क्यों होगा, ड्यू टू हिपैटिक फिब्रोसिस। क्योंकि इसमें हमें क्या मिल रही होता है, जो लिवर होता है उसकी फिब्रोसिस हो रही होती है, तो उसकी वजह से जो पोर्टल वेन होती है उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो उससे इसे हम कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। और पोर्टल हाइपरटेंशन हमें इसमें मिलती है। उसके अलावा इसमें और आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, इसके, हाँ, अब आपके सबके ज़हन में आ रहा होगा कि यार इसमें डायलेशन क्यों हो रही है, इसमें डायलेशन क्यों हो रही है। तो इसका इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। आपका जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, जो आपके इसमें रीनल ट्यूब्यूल्स के और बाइल डक्ट्स के, इसको दोबारा सुने, जो आपके आपका जो बाइल डक्ट्स हैं, ठीक है, जो बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट का एपिथेलियम प्लस प्लस किसका एपिथेलियम, अल्लाह भला करे, एपिथेलियम आपका रीनल ट्यूब्यूल्स का, ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल और जो बाइल डक्ट का एपिथेलियम है, इसमें इसमें जो एपिथेलियम होता है, इनका एपिथेलियम एक खास किस्म की प्रोटीन बनाता है, एपिथेलियम एक प्रोटीन बनाता है, जिसको हम कहते हैं फिब्रोसिस्टिन, फिब्रोसिस्टिन। ठीक है, फिब्रोसिस्टिन। अब ये फिब्रोसिस्टिन को हम देखते हैं ये क्या करता है। तो उसने ये लिखा हुआ है कि प्रेजेंट इन एपिथेलियल सेल्स ऑफ रीनल ट्यूब्यूल एंड बाइल डक्ट डेफिशिएंसी। तो जब आपको क्या होगा, जब आपको ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होगा, तो ये जो फिब्रोसिस्टिन है इसकी क्या हो जाएगी, इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब आपको इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, एक तो आपके जो बाइल डक्ट्स हैं वो डायलेट कर जाएंगे, और क्या होगा, जो आपकी रीनल ट्यूब्यूल्स हैं वो भी डायलेट कर जाएंगी। तो इस वजह से जब भी आपको इसकी फिब्रोसिस्टिन की डेफिशिएंसी होगी, तो आपके जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं वो डायलेट कर जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं सिस्टिक डायलेशन। ठीक हो गया, आई होप कि थोड़ी बहुत आपको बात समझ आ चुकी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है जी आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल किडनी डिजीज। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्यूब्यूलो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल किडनी डिजीज, बहुत लंबा नाम है इसका, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल किडनी डिजीज। तो इसमें क्या होता है, मेड्यूला में बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या आते हैं, सिर्फ मेड्यूला में सिस्ट बनते हैं। ठीक है, तो जो मेड्यूला होता है उसमें क्या बनते हैं, सिस्ट बनते हैं। मेड्यूला में क्या बनते हैं, सिस्ट बनते हैं। मेड्यूला में क्या बनते हैं, सिस्ट बनते हैं। और सिस्ट क्या होता है, पैकेट्स होता है किसका, फ्लूइड का, फ्लूइड फिल्ड पैकेट्स होते हैं किसमें, आपकी किडनी में, इसको हम कहते हैं सिस्ट। और मेड्यूला में क्या बनते हैं, सिस्ट बनते हैं। और सिस्ट फॉर्मेशन इन मेड्यूलरी कलेक्टिंग डक्ट्स, जो मेड्यूला में कलेक्टिंग डक्ट्स होती है उसमें क्या बनते हैं, सिस्ट बनते हैं। और जो आपका पीकेडी है, ठीक है, पीकेडी का मतलब क्या है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में क्या होता है, बोथ बोथ इन मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स होता है। ये समझने वाली बात है
कि ये जो आपका ये वाला है ना, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल किडनी डिजीज, इसमें सिर्फ आपका मेड्यूला इन्वॉल्व होता है। लेकिन जब जो हमने पीछे पढ़ी है, जिसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोमल रिसेसिव पीकेडी आता है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज आता है, उसमें आपके कोर्टेक्स और मेड्यूला दोनों इन्वॉल्व होते हैं, कोर्टेक्स प्लस मेड्यूला दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आपने इसको जहन में रखना है। उसके बाद इसमें आता है कि जो ट्यूब्यूलर इंटरस्टिशियल होगा उसकी फिब्रोसिस होगी एंड प्रोग्रेसिव रीनल इनसफिशिएंसी इन एबिलिटी टू कंसंट्रेट यूरिन। देखो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो यूरिन होगा ना वो कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा। तो मैंने पता नहीं आपको फिजियोलॉजी में एक बात बताई थी या नहीं, लेकिन उसको सुन लें। फर्ज करें कि ये क्या है, आपका कोर्टेक्स है, ऊपर क्या है आपका कोर्टेक्स है, और नीचे क्या है आपका मड्यूला है, ठीक है, नीचे क्या है आपका मड्यूला है। तो आपने एक लफ्ज सुना होगा काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो जैसे जैसे हमारा यूरिन नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, तो क्या आता है, इसमें से वाटर निकलता रहता है। ठीक है, मैंने कहा था ना कि जो आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले है, इट इज फ्रीली परमेबल टू वाटर। तो जो आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले है, जैसे जैसे इसमें से यूरिन आता है तो पानी इसमें से बाहर निकलता रहता है, निकलता रहता है, ठीक है। तो जो हमारा यूरिन होता है वो क्या हो जाता है, यूरिन क्या हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है। चूंकि चूंकि जो आपका मेड्यूला है, इस डिजीज में क्या होता है, मेड्यूला में सिस्ट बन गए हैं। तो क्या होगा कि मेड्यूला ने आपके यूरिन को कंसंट्रेट करना था, तो आपका यूरिन कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा कि जब भी आपको ADT IKD होगा, तो आपकी इनएबिलिटी इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट यूरिन, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट यूरिन, कि आपका यूरिन क्या होगा, कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसने लिखा हुआ है कि इसमें क्या होगा, ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल। ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल का मतलब ये है कि जो आपकी ट्यूब्यूल्स है मेड्यूला में, उसकी क्या हो जाएगी, उसकी फिब्रोसिस हो जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी, फिब्रोसिस, और आपके जो किडनी है वो काम करना छोड़ देगी। उसके अलावा इसमें क्या हमें क्या मिलेंगे, हाँ, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है जो आपने लाजमी याद रखनी है, इसमें हमें क्या मिलेगी, श्रंकन किडनी मिलेगी, ठीक है, श्रंकन किडनी, ठीक है, श्रंकन किडनी, जो किडनी होगी वो सुकड़ी हुई होगी, श्रंकन किडनी। लेकिन जो आपकी पीकेडी है, पीकेडी जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, उसमें हमें जो किडनी मिलती है वो इनलार्ज्ड मिलती है। इसमें किडनी छोटी मिलती है, लेकिन जो आपकी दूसरी डिजीज है जो पीकेडी है, उसमें हमें किडनी इनलार्ज मिलती है। और जो आपकी पीकेडी होती है उसमें कोर्टेक्स और मेड्यूला दोनों इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ मेड्यूला इन्वॉल्व होता है। उसके बाद इसमें और क्या लिखा हुआ है, इसका पुअर प्रोग्नोसिस है, इसको हम जितना मर्जी ठीक कर लें ये ठीक नहीं होता, बड़ी ढीठ बीमारी है। उसके बाद आगे उसने लिखा हुआ है सिंपल सिस्ट और कम्प्लेक्स सिस्ट। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये कोई इतना खास टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं इसकी रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। बस आपने इसको ध्यान से कर लेना है, इसको एक दफा समझ लेना है अच्छे से, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी इसको कोई खास याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पीकेडी थोड़ा सा अहम टॉपिक है, पीकेडी आपने कर लेना, लेकिन ये जो है ना ये इतना कोई खास नहीं है। अच्छा, उसके बाद आता है सिंपल सिस्ट। ठीक है, सिंपल सिस्ट क्या होता है, सिंपल सिस्ट और आपका एक और है कम्प्लेक्स सिस्ट। तो पहले हम समझते हैं सिंपल सिस्ट। सिंपल सिस्ट क्या होता है, सिंपल सिस्ट क्या होता है, फिल्ड विद अल्ट्रा फिल्ट्रेट। ठीक है, जो ये क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट से क्या आता है, फील्ड होता है, फील्ड विद अल्ट्रा फिल्ट्रेट। जो सिंपल सिस्ट होता है वो किससे फील्ड होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट से फील्ड होता है। और इसमें और आपने क्या याद रखना, इट इज वेरी कॉमन एंड अकाउंट फॉर मेजोरिटी ऑफ ऑल रीनल मैसेज फाउंड इंसिडेंटली एंड एसिम्टोमेटिक। देखो उसमें हमें ये बताना चाह रहा है कि इट इज वेरी कॉमन, ये क्या है, बहुत कॉमन है, मतलब ये काफी लोगों में होते हैं सिंपल सिस्ट। और ये हमें कब मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं मेजोरिटी, इसमें उसने ये लिखा हुआ है कि दे आर वेरी कॉमन, और मेजोरिटी ऑफ ऑल रीनल मैसेज, कि जितने भी हमें रीनल मैसेज मिलते हैं उनमें मोस्टली क्या होते हैं, सिंपल सिस्ट होते हैं। और ये हमें इंसिडेंटली मिलते हैं, कि मतलब हमने किसी मरीज का अल्ट्रासाउंड किया, इंसिडेंटली किया, या कोई हमने और टेस्ट किया, तो हमें इंसिडेंटली ये मिलते हैं, वैसे इसका कोई खास सिम्टम हमें नहीं आता। तो ये क्या है, वेरी कॉमन है, और ये हमें इंसिडेंटली मिलते हैं, ठीक है, इत्फाकन ही मिल जाते हैं, इंसिडेंटली, ठीक है, इंसिडेंटली मिलते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और ये एसिम्टोमेटिक होता है, इसका मैं कोई सिम्टम नहीं आता। लेकिन जो आपके कम्प्लेक्स सिस्टम है ना, जो आपके क्या है, कम्प्लेक्स सिस्ट है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट, कॉम्प्लेक्स सिस्ट क्या होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स सिस्ट में आपने याद रखना है, दोज डेट आर सेप्टेटेड। ये क्या होते हैं, सेप्टेट होता है इनमें, दोज डेट आर सेप्टेटेड, डेट आर सेप्टेटेड। तो सेप्टेट किसको कहते हैं, सेप्टेट कहते हैं पर्दे को, ठीक है, सेप्टेटेड। ये क्या होता है, इनमें ना एक सेप्टेट होता है, एक पूरी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सेप्टेटेड, दे आर सेप्टेटेड, इनहांस्ड आर हैव सॉलिड कंपोनेंट। इनके अंदर सॉलिड कंपोनेंट होगा, और ये इनहांस्ड होंगे, और ये सेप्टेटेड होंगे। और रिक्वायर फॉलो अप और रिमूवल ड्यू टू आरसीसी, रिक्वायर, ठीक है, रिक्वायर फॉलो अप, मतलब कि हमने जो मरीज होता है ये इस कम्प्लेक्स सिस्ट का, अगर हमें पता चल गया कि उसमें क्या है, कम्प्लेक्स सिस्ट है, तो हमने उसको फॉलो अप करना होता है कि उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए, उसमें कोई मसला ना आ जाए, क्यों, या फिर हम इसको क्या कर देते हैं, इसको रिमूव भी कर देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको रिमूव नहीं करेंगे तो बहुत थोड़े चांसेस होते हैं
कि आपका जो कॉम्प्लेक्स सिस्ट है ये कन्वर्ट हो जाए, किस में कन्वर्ट हो जाए, आरसीसी में, रीनल सेल कार्सिनोम में कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें कोई खास समझने वाली बात नहीं है कि आपके सिस्ट दो तरह के होते हैं, एक सिंपल होता है और एक कम्प्लेक्स होता है। अगर तो सिंपल है तो फिर खतरे की कोई बात नहीं है, वो एक मतलब नॉर्मल बात है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है उसमें, और वो वेरी कॉमन है, और वो एसिम्टोमेटिक होते हैं और हमें इंसिडेंटली मिल मिल जाते हैं। लेकिन जो कम्प्लेक्स होते हैं ये थोड़ी सी खतरे की बात ये होती है कि ये सबटेटेड होते हैं, और ये ना आरसीसी में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब रीनल सेल कार्सिनोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए इसका इसका रिमूवल थोड़ा सा जरूरी होता है। और उसके अलावा अब मैं ना आपको एक कुलिया बताता हूँ कि अगर आपको रीनल सिस्ट मिल रहे हैं तो आप उसका क्या करोगे। तो फर्ज करो अगर आपको क्या मिलते हैं, अगर आपको क्या मिलते हैं, रीनल सिस्ट मिलते हैं, फर्ज करें आपको क्या, मैं इसको किसी और कलर से लिख देता हूँ। हाँ, फर्ज करें कि आपको क्या है, रीनल सिस्ट मिले हैं, मतलब कि अगर आपको क्या मिले हैं, रीनल सिस्ट मिले हैं। अब रीनल सिस्ट की क्या क्या वजह हो सकती है इसको हम देखते हैं। तो रीनल सिस्ट, अगर आपको रीनल सिस्ट मिलते हैं तो रीनल सिस्ट दो वजह से होते हैं। या तो वो क्या होंगे, हेरिडिटरी होंगे, ठीक है, इनहेरिटेड होंगे। इनहेरिटेड का मतलब क्या है कि माँ से मतलब कि पेरेंट्स से उनके बच्चों में आ सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं इनहेरिटेड, ठीक है, इनहेरिटेड। इनहेरिटेड को मैं बताता हूँ। उसके बाद क्या होंगे, या तो वो क्या होंगे, नॉन इनहेरिटेड, नॉन इनहेरिटेड होंगे। या तो वो क्या होंगे, इनहेरिटेड होंगे, या वो नॉन इनहेरिटेड होंगे। मतलब कि होंगे दोनों ही बाय बर्थ, दोनों ही बाय बर्थ होंगे। लेकिन जो इनहेरिटेड होंगे वो माँ बाप से आएंगे, नॉन इनहेरिटेड माँ बाप से नहीं आएंगे, वो कोई और मसला है, बच्चे में कोई मसला है उसकी वजह से होंगे। ठीक है, तो जो नॉन इनहेरिटेड होंगे उसमें उसमें हमने पढ़ा था एम्ब्रियोलॉजी में कि आपके पास एक होता है, दैट इज योर मल्टी मल्टी डिस्प्लास्टिक, ठीक है, हाँ, मल्टी सिस्टिक डिस्प्लास्टिक, मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक, मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी कि इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी, कि आपका डिस्प्लेजिया हो जाता है और आपको बहुत ज्यादा सिस्ट मिलती हैं। और ये हमने पढ़ा था क्यों होता है, इट इज ड्यू टू पुअर इंडक्शन बिटवीन यूरिटेरिक बड एंड मेटोनेफ्रिक बड, ठीक है, जो मैंने आपको एम्ब्रियोलॉजी में ये समझाया था। मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी हमें इसमें मिलती है। उसके अलावा जो आपकी ये इनहेरिटेड है, जो आपके इनहेरिटेड है, इसमें अब आपके कौन कौन से आते हैं। अगर आपको अगर आपको लगता है कि जो आपके रीनल सिस्टम वो इनहेरिटेड है, वो माँ बाप से आए हैं, मतलब उसमें कोई रिसेसिव डिजीज है, कोई डिजीज है, क्रोमोसोमल डिजीज है, तो आपने देखना है। अगर तो इनलार्ज्ड किडनी है, ठीक है, अगर तो क्या है, इनलार्ज्ड किडनी है, अगर तो किडनी बड़ी हो, इनलार्ज्ड किडनी है, किडनी का साइज बड़ा हो चुका है, तो आपने कहना है ये क्या है, इसको पीकेडी है, ठीक है, इसको क्या है, पीकेडी। अब पीकेडी कितनी किस्म का है, पीकेडी क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है और ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है, तो उसको आपने अपनी 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 सिम्टम्स के हवाले से देख लेना है। लेकिन अगर आपको किडनी इनलार्ज मिलती है तो आपने कहना है उसको पीकेडी है। पीकेडी किस किस किस्म का हो सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है। इसके अलावा लेकिन अगर आपको यही जो सिस्ट है, अगर आपको जो किडनी है मरीज की वो मिलती है श्रंकन, अगर तो किडनी बड़ी होने की बजाय छोटी हो गई है, तो अगर श्रंकन किडनी है तो उसमें क्या होगा, मेड्यूलरी सिस्टिक किडनी, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मेड्यूलरी मेड्यूलरी सिस्टिक किडनी का मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ मेड्यूला में सिस्ट होंगे। तो मैं इसको जरा एक दफा रिपीट कर देता हूँ, आपने इसको लिख लेना अपनी बुक पे, आपको याद रहेगा। सबसे पहले क्या होगा, रीनल सिस्ट होगा। रीनल सिस्ट क्या हो सकते हैं, इनहेरिटेड भी हो सकते हैं, नॉन इनहेरिटेड भी हो सकते हैं, ओके, बड़ी अच्छी बात है। उसके अलावा मल्टी सिस्टिक डिस्प्लास्टिक, अगर नॉन इनहेरिटेड है तो मल्टी सिस्टिक डिस्प्लास्टिक, मतलब कि उसमें क्या होगा कि आपका जो नेफ्रॉन है वो सही तरह नहीं बनेगा, होगा ये भी बाय बर्थ, लेकिन इट इज ड्यू टू डिफेक्ट, इट इज नॉट इनहेरिटेड। लेकिन जो इनहेरिटेड होते हैं उसमें आपकी आती है ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट आती हैं, और वो क्या है, पीकेडी है। और वो क्यों होगी, उसमें आपकी किडनी आपको इनलार्ज मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है कि इसमें जो आपकी किडनी होती है वो बड़ी होती है। लेकिन अगर आपको सिर्फ मेड्यूला पे सिस्ट मिलते हैं तो उसके साथ आपको जो किडनी होगी वो श्रंकन मिलेगी, वो छोटी किडनी मिलेगी। ठीक है, तो इसको जरा आपने जहन में रख लेना है। ठीक हो गया, तो ये बस इसमें बातें थी, बाकी इसमें और कोई खास बात नहीं है।